हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्रा अकेडमी द गाइड का जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसका जो पेपर है उसका एनालिसिस करने के लिए मैं ये स्पेशल सेशन आप लोग के लिए निकाला हूँ। तो स्टूडेंट, मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है। मैं पेशे से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में लोरमी में पदस्थ हूँ और मुझे 6 मंथ्स 6 मेंस देने का अनुभव है। साथ ही साथ 6 बार मैं इंटरव्यू दिलाया हूँ और 2015 CGPSC चयनित हूँ। और चंद्रा अकेडमी द गाइड में इकोनॉमिक्स के संदर्भ में मैं थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेंस देने वाले हैं या कभी भी इकोनॉमिक्स का मेंस दें तो आपको किस प्रकार की लेखन शैली अपनानी चाहिए, इस पर मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हमेशा 2 चीज़ें रहती है। पहला फैक्ट रहता है, फैक्ट यानी जो डेटाज है, डेटा फैक्ट यानी डेटा। दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का समावेश होना चाहिए इकोनॉमिक्स पेपर निकालने के लिए। ठीक है, तो फैक्ट आपको पढ़ना चाहिए। फैक्ट के लिए आपको सोर्स बता देता हूँ, CG इकोनॉमिक सर्वे, CG इकोनॉमिक सर्वे है ना। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय पेश करता, जानते ही होंगे। और हमेशा बजट के 1 साल पहले वाला पेश होता है, यानी अभी 2021 का इकोनॉमिक सर्वे है। तो आप 2021 का इकोनॉमिक सर्वे प्लीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो आप 2021 का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में आप पाएंगे उसमें क्या आपके लिए रहेगा। आपके लिए ये रहेगा कि आप उसमें आपको जितना भी GDP रिलेटेड डेटा दिए होंगे, GDP है यानी राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, वो वाला आप डेटा रख लीजिए। राज्य का GDP वाला पढ़िए अच्छे से। GDP के साथ साथ इसी में आप राजकीय आय देखेंगे, है ना। GDP के तीनों क्षेत्रकों में कितना कितना % का योगदान है ये देखेंगे। और उसके बाद लोक वित्त वाला जो पोर्शन है, लोक वित्त में जितने भी राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उसके बारे में एनालिसिस रहता है आपका लोक वित्त में। ठीक है, तो 2 चैप्टर को कम से कम आपको इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है उसको जरूर पढ़ना है। अगर आपको छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग बनाना है तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे 20 और 21 जरूर पढ़ लीजिए एक बार, जो उसमें GDP के संदर्भ दिया, राजकीय आय के संदर्भ दिया और लोक वित्त के बारे में दिया, उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक, इसका वेटेज बता दूं मैं, लगभग 20 मार्क्स का आता है इकोनॉमिक सर्वे से, चाहे GDP के रूप में हो, चाहे योजना के रूप में हो। ठीक है, चाहे आपके लोक वित्त के बारे में, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय के बारे में हो, तो आपको ये जरूर मिलेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इकोनॉमिक सर्वे को जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि आपका पेपर जो है स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अब देखिए जैसे 2 नंबर का प्रश्न आता है, जैसे नेशनल लेवल वाला इकोनॉमिक्स दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। NNP को पूछ रहा है। ठीक है, NNP मतलब आपको हमेशा याद रखना है, इसको तो परिभाषा देना है ना। नेट नेशनल, अच्छा सॉरी, शुद्ध राष्ट्रीय आय पूछा है। NNP एट फैक्टर कास्ट को ही एक्चुअल में शुद्ध राष्ट्रीय आय बोल सकते हो आप। ठीक है, NNP यानी साधन लागत पे जो राष्ट्रीय आय है उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग NNP के रूप में बोल सकते हैं। आपने यहाँ पे ठीक लिखा है, लेकिन आप एक फार्मूला के रूप में आपको रखना था ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो सके। तो फार्मूला जहाँ तक हो सके आपको जरूर देना है। ठीक है, क्लियर। जैसे अब यहाँ पे पूछा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या काम है, ऐसा करके पूछा है, तो उद्देश्य पूछा है, तो आपको बता देना है स्थापना। थोड़ा सा यहाँ पे आपने गलत लिख दिया है, गलत लिखने से जरूर बचेंगे क्योंकि 1951 में हुआ था। और जानते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, CSO करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के संदर्भ में जितने भी जानकारियाँ आपको हैं, आप 2 नंबर के प्रश्न में इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत बड़ा प्रश्न है, देश में मंदी को रोकने के लिए RBI का क्या योगदान है। तो अपन को पूरा जहाँ कहीं भी मंदी शब्द आता है, जो अपना मौद्रिक नीति अपनाता है, तरलता को किस प्रकार से मैनेजमेंट करता है, उसी के बारे में लिखना था और अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। तो इस नाम से इसमें 1.5 नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो बड़ा प्रश्न कभी कभी आपको 1-2 नंबर में भी आता है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। बड़े प्रश्न को छोटे प्रश्नों के रूप में लिखने में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अंतर लिखने के लिए बोलता है तो जरूर आप टेबुलेशन का इस्तेमाल करें, सारणीकरण का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है,
और परिभाषा अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली, और उसका जो डिफरेंस है सही तरीके से लिखो बिल्कुल आपको 2 में 2 मिलेंगे इसमें। चूंकि स्पष्ट नहीं हुआ थी इसी नाम से इसमें 1 नंबर दे दिया गया है। क्लियर है। महताली दुराल योजना, इस प्रकार की योजना भी आ सकता है जरूर छत्तीसगढ़ में। तो योजना कब से चालू हुआ इसको जरूर लिखेंगे, है ना। किससे संबंधित है ना। कब प्रारंभ हुआ इसको लिख सकते हैं, प्रारंभ को लिखिए। उद्देश्य क्या है ये लिखिए, और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है उसको लिख लीजिए, आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ये जैसे ये प्रश्न है, ये पूरा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, हमेशा याद रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न और आपको देखने को मिलेगा। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है। ठीक, लिखने के लिए तो ठीक लिखें, इसी नाम से आपको नंबर भी ठीक यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है। ठीक, 2 मार्क्स का है, 2 में 2 मिल सकता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि पूरा फैक्चुअल आकांक्षी योजना के तहत किन जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो किन जिलों को शामिल किया गया है, तो सीधा सीधा आपको 10 जिलों के बारे में लिख देना था। 10 जिलों के बारे में लिखोगे तो आपको पूरा 2 में 2 मिल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। सापेक्ष गरीबी निरपेक्ष गरीबी के बीच अंतर लिखने के लिए आएगा, तो बिल्कुल आप अंतर को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, टू द पॉइंट लिखना था। ठीक है, लिखने का प्रयास भी किया है, लेकिन फैक्ट उसके अंदर का स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, तभी आपको पूरे में पूरे मिलेंगे। अदरवाइज आप 50% भी अगर पा रहे हैं, 50% भी अगर मार्क्स आ रहा है, ठीक, 1 नंबर में, तो अच्छी स्थिति में है आप। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर भी मिल जाता है तो भी एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि बड़े प्रश्न में धीरे धीरे जाएंगे तो आपका नंबर खुद में खुद बढ़ेगा। और अगर इकोनॉमिक्स पेपर में आपने 100 नंबर ले आया 100 में, तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। क्लियर है, और आप बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक, चलिए, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी के स्वरूप को समझाइए बोला है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब जानते हो ना, संरचना, देश की अधोसंरचना में जो कमियां होने की वजह से, है ना, सड़क, पानी, बिजली, संचार, है ना, टेक्नोलॉजी कमी के कारण जो देश में बेरोजगारी आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। तो हमको बताना पड़ेगा संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है, और भारत में भी यही समस्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। अब नबार्ड के बारे में जैसे प्रश्न आया था, तो नबार्ड के बारे में तो ऐसा है कि ये पूरा अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक सर्वे का ये है, इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी नबार्ड के बारे में। तो नबार्ड ने छत्तीसगढ़ को ढेर सारे सेक्टर में, है ना, लोन उपलब्ध कराया है। जैसे अधोसंरचना में हो, बहुत अच्छे से लिखा गया है इसको, है ना, अधोसंरचना हो, और पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मार्कफेड, धान खरीदी, जितने भी चीज़ के प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार को फंडिंग कौन करता है, हमारा नबार्ड। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब लघु वनोपज सहकारी संघ के कार्यों पे चर्चा करो करके आया हुआ है। तो कार्य का आपको 1 2 3 बिल्कुल ऐसी नंबरिंग करके गिनाना था। तो इसमें आपको पूरा 4 में 4 नंबर जरूर मिलते हैं। ठीक है, जो 3 मिला वो 4 होता है आपका। 1 2 3 करके पॉइंट करके लिखना है, 1 2 3 ऐसा करके कंटिन्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कार्यशील जनसंख्या अगर हमें पता है तभी से लिख पाएंगे। कार्यशील जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बना करके लिखे तो अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। ठीक, उसके बाद उदारीकरण, निजीकरण, गुण दोष। तो दोस्तों, अगर गुण दोष बोला है तो आपको गुण और दोष दोनों को लिखना है, याद रखना है। सभी का गुण दोष जरूर आना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण अगर बोला है कहीं पर भी तो आपको पूरे मार्क्स चाहिए। तो आपको, है ना, प्रश्न को अंडरलाइन कर लीजिए क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे लाभ और दोष लिखा है तो आप अच्छे कंडीशन में आप अच्छे से समझें, और 6 नंबर इसी नाम से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ग्रामीण साख्य संस्थागत स्रोत के बारे में आया है। तो संस्थागत स्रोत मतलब जानते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है या कृषि साख समिति है, ये सब के सब क्या आता है, संस्थागत स्रोत आता है। राज्य बैंक आता है, जिला सहकारी बैंक आता है, नेशनल बैंक आएंगे। ठीक है, स्रोतों का वर्णन करे बोला है तो ये थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा कमज़ोर होगा, इसी नाम से इसमें 5 नंबर मिला है। अगर आप इसको समझे हैं तो आप इसको पब्लिक सेक्टर के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक, ठीक है, और जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, अपेक्स बैंक, थोड़ा सा अलग अलग वर्गीकरण करके बताना था यहाँ पे। ठीक है, एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक लिख सकते हो, राज्य सरकार जो अपने लेवल पे सहकारिता के क्षेत्र में जो बैंक बनाती है, जैसे कि जिला सहकारी, है ना, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होता है, प्राथमिक कृषि साख समिति होता है, जितने भी चीज़ें जो हमको किसानों को
बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो आंसर थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर है, चार्ट टेबल ऐसा कुछ दिखना था, इसी नाम से यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए तो आप जितने भी योजनाएं हैं उसको आप अच्छे से लिखिए। आप जितना ज़्यादा योजनाओं का जिक्र करेंगे और जितना अच्छे तरीके से समेट के लिखेंगे आपको पूरा नंबर भी लगेगा। आपको 6 नंबर दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको थोड़ा सा कलाकारी दिखना चाहिए आपके, है ना, आंसर राइटिंग में। अब जैसे प्रश्न थोड़ा सा एक फैक्चुअल हो गया था, इसमें ऐसा प्रश्न आने की संभावना है भाई कि आपको प्रति व्यक्ति आया सब चीज़ को समझाने के लिए बोल दे, तो थोड़ा थोड़ा एक लाइन 2 लाइन की परिभाषा लिख देना। और ये जब आप कन्फर्म हो कि आपको तीनों क्षेत्रों का योगदान आप कन्फर्म हो तभी ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। और प्रति व्यक्ति अगर आपको कन्फर्म है तभी आप ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज अगर आप लगभग डालेंगे तो आपका आंसर में बहुत ज़्यादा गोल गोल घेराएगा और आखिरी में आपका फैक्चुअल होने की वजह से आपको बहुत सारा नंबर कट सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सावचेत होकर के सिलेक्ट करें जिसमें आप कन्फर्म ना हो अगर वो फैक्चुअल दिया है तो। इसे इसमें गोल गोल देखो कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पे घेरा गया है, तो ऐसे गलतियों से थोड़ा थोड़ा बचें। आप कन्फर्म हो तभी लिखें, ठीक है। वैसे लिखने के लिए ठीक लिखे हो, लेकिन इसमें और आपका शब्द भरने थे इसमें, क्योंकि ये 175 शब्द नहीं लिखा गया है तो इस नाम से आपका मार्क्स भी कटा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका आज का जो इकोनॉमिक्स पेपर होता है उसका एनालिसिस था। मैं चाहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर लाएं, और लाने के लिए एक ही तरीका मैंने बताया, आपको फैक्ट भी रटने पड़ेंगे। राज्य के जीडीपी को जरूर फोकस करें, जीडीपी से हमेशा प्रश्न आए हैं, हमेशा राज्य की जीडीपी को पढ़िए, लोक वित्त को पढ़िए, है ना। और इसके साथ ही साथ ये वाला अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो आपका जो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें खनिज है, जिसमें वन है, जिसमें सिंचाई है, तो आप कुल मिलाकर के इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने से आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है जिसमें सारी चीज़ों का उल्लेख है, खनिज है, जल संसाधन है, सिंचाई है, कृषि है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपका हेल्प करेगा। तो आप कृपया इकोनॉमिक सर्वे पे अच्छे से पकड़ बनाइए, तभी आपका आ सकता है। नेशनल लेवल का करंट अफेयर आता है तो केवल आरबीआई के संबंध में आता है। नेशनल लेवल में अगर देखोगे तो ये आता है गरीबी मापन के लिए जो सरकारी प्रयास है ना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के लिए, ये भी एक करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को, ये दोनों से करंट आ सकता है। एक आरबीआई से करंट अफेयर आ सकता है, गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं चला रही उससे आ सकता है, और बेरोजगारी दूर करने के लिए इससे आ सकता है। और सेंट्रल लेवल में जो जीडीपी है, भारत देश के जीडीपी के संदर्भ में आपके सिलेबस में है, तो इससे भी कभी कभी करंट पूछ सकता है। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और चंद्रा अकेडमी द गाइड के मेंस टेस्ट सीरीज से प्लीज़ जुड़े रहें।